नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे केमिस्ट्री में। तो उसको 3 पार्ट बन गए थे। आज लास्ट पार्ट बनाएंगे अपन, जिसमें अपन ने छोड़ी थी कल। नाम लिखूँ क्या पार्ट का, पर क्या जरूर लिख देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसमें अपन ने 2 चीज़ें छोड़ी थी कल। अभिक्रिया तो पूरी कंप्लीट कर ली थी अपन ने। जैसे एक बार रिवीजन कर देता हूँ। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन और उपचयन, यहाँ तक अपन ने कर ली थी। उसके बाद 2 अभिक्रियाएं, तो ये है ऊष्मा सेपी एंड ऊष्मा शोषी। इसके अलावा एक बचेगी अपने पास अवक्षेपण, संसारण और विकृत गंधिता। एक बार इन नामों को समझ लेते हैं अपन ने। मैंने पहले भी कहा था, कोई सा भी चैप्टर या कोई सा भी पॉइंट पढ़ रहे हो, उसका पहले नाम का मीन्स समझना। ऊष्मा सेपी में क्या होगा? ऊष्मा सेपी में उत्पाद के साथ साथ क्या होगी? ऊष्मा सेपी में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण। दूसरी है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, इसमें क्या होगा कि ऊष्मा का शोषी का मतलब आप समझ रहे हो। देखो, एक तो होता है शोषण यानी किसी चीज का शोषण करना। एक तरीके से शोषण की आ रही इसमें ध्वनि शोषण यानी इसमें क्या करेगा? ऊष्मा को शोषित करेगा या अवशोषण करेगा। ठीक है, जब अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करेगा तभी उत्पाद बन पाएगा। अवक्षेपण में होता है कि उत्पाद है वो अविलय के रूप में प्राप्त होगा। संसारण में है कि जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, या फिर तांबे या पीतल का हरा पड़ना। विकृत गंधिता क्या होती है कि जो चिप्स या खाद्य पदार्थ, तेलीय युक्त पदार्थ होते हैं ना, उसको लंबे समय तक रखने पर वो क्या हो जाएंगे? अपचेत हो जाएंगे और उनके स्वाद तथा गंध में क्या होगा? परिवर्तन। अब एक एक लेके देखते हैं अपन। पहले ले लेते हैं ऊष्मा सेपी। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन को आप लिख भी सकते हो निर्माण होता है। ऊष्मा का क्या होता है? निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ये हुई अपनी परिभाषा। अब लिखते हैं अपन इसके एग्जाम्पल में। एक ले लेते हैं CH4 + O2। इसको अगर अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो CO2 प्लस में H2O। अब यहाँ पे O कितने हैं? 2। यहाँ पे 2 पर 1 ज़्यादा हो गया तो यहाँ कर देते हैं अपन 2। यहाँ 2, 1 यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे 2 लगा दें तो कितने हो गए? ऑक्सीजन 2 और 2 4। H कितने? 4। H 4 हो गए। कार्बन कितने? कार्बन 1, कार्बन 1। ये अपनी क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया संतुलित। एक तो ये हुई। इसको देखो कि यानी अपन कह सकते हैं मेथेन को मेथेन होता है CH4, यानी मेथेन को अपन ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर या ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? CO2 + H2O। ले लेते हैं CaO + H2O, यानी CaO में H2O मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड + H2O। तो अभिक्रिया करके यहाँ Ca तो यहाँ आ जाएगा एक कॉमन, और OH2 यहाँ आ जाएगा, है ना। प्लस में ऊष्मा है ही अपने पास। संतुलित है क्या? ऑक्सीजन कितने? 2। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कैल्शियम 1 और H2 दोनों है। ये हो गई अपने पास कौन सी? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन। यहाँ पे देखा अपने मेथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के 2 अणु निकल गए। CaO + H2O, कैल्शियम + OH का निकल गया, और ऊष्मा अपने दोनों में निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गई अपने पास कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा
सेपी। अब अपन देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, है ना। इसी में ऐड कर देते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों को क्या दी जाती है, या अभिकारकों द्वारा ऊष्मा शोषण की जाती है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों द्वारा ऊष्मा को शोषित किया जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों द्वारा ऊष्मा को शोषित या अवशोषण किया जाता है। शोषण को क्या लिख सकते हो, अवशोषण, यानी ग्रहण, है ना। अपने अंदर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। कौन, अभिकारक, तभी तो उत्पाद बना पाएगा। या अपन इसको लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने पर ऊष्मा का क्या होगा, ह्रास होगा। एग्जाम्पल देखें, CO3 अभिक्रिया करके बना देते हैं अपन CaO प्लस CO2, है ना। ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 3 और 2। ये तो हो गए अपने पास कौन से, CaCO3 वाली। एक होती है अपने पास AgCl2 वाली, जो अपन ने देखा था ना उसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, वो वाली AgCl। कौन सी थी, AgCl, Ag प्लस Cl2। अब कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 लगा। Ag कितने, 2, Ag2, Cl कितने, 2, Cl2। ये हो गई अपने पास ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। लिखने का तरीका याद करने के लिए बता रहा हूँ। ऊष्मा शोषी में तो होगा शोषण और सेपी में होगा निर्माण, है ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों द्वारा क्या किया जाता है, ऊष्मा का शोषण किया जाता है ना। शोषित किया जाता है या अवशोषण यानी ग्रहण किया जाता है अभिकारकों द्वारा। और ऊष्मा सेपी में वो था अपने पास उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण। इसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा का क्या होगा, ह्रास होगा। अब देखते हैं अपन, इसको देखो पहले। अवक्षेपण अभिक्रिया थी अपनी एक, वो भी देख लेते हैं अपन। चले, अवक्षेपण अभिक्रिया, ओनली फॉर अवक्षेपण भी बोल सकते हो उसको, है ना। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अविलेय पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अविलेय पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण। जो उत्पाद के अभिकारक अभिक्रिया करेंगे, उत्पाद के साथ साथ क्या बनेगा, अविलेय पदार्थ होगा। जो अविलेय कहते हैं जल में नहीं घुल पाएगा, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण। अब एक चीज यहाँ याद करनी है आपको, अपन ने जो की थी द्विविस्थापन अभिक्रिया की थी, है ना। कौन सी अभिक्रिया की थी, द्विविस्थापन। नोट लगा के लिख रहा हूँ। द्विविस्थापन में थी एक तो NaNO3 प्लस AgCl अभिक्रिया के करके क्या बना था, AgNO3 प्लस में NaCl। ये चीज़ अपने पास बनी थी किसमें, जो अपन ने द्विविस्थापन अभिक्रिया की थी। एक थी NaSO4 वाली BlCl2। ये अपने पास द्विविस्थापन वाली अभिक्रिया थी जो अपन ने की थी, है ना। आपको याद रखनी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। परंतु अवक्षेपण में क्या करना है, जो RHS
और इधर है LHS, है ना। इसको तो ले आना है इधर और इसको ले जाना है उधर, यानी NaCl प्लस AgNO3 इधर हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3, ये हो जाएगा अपने पास श्वेत अवक्षेपण। उसको भी कर सकते हो आप, जो अपने पास दूसरी वाली अभिक्रिया थी ना वो, परंतु एक चीज अभिक्रिया याद रख लो, हो जाएगा जो द्विविस्थापन वाली अभिक्रिया उसको उल्टा कर दोगे ना तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। यानी जो अभिक्रिया अपन ने बनाई नहीं थी, जो उत्पाद था अपने पास, ये उत्पाद है उसको इधर ले आए, अभिकारक को उधर ले गए, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अवक्षेपण। ये अपनी अभिक्रियाएं कंप्लीट। एक बार मैं वापस बता देता हूँ कौन कौन सी अभिक्रिया की अपन ने। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, दोनों एक साथ हो रही है तो रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके अलावा अपन ने अभी की थी ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब बचे अपने पास दो नाम, जिसको अपन कहते हैं एक तो संसारण और एक विकृत गंधिता, उसको अपन देखते हैं अब। पहले ले लेते हैं अपन संसारण। एक तरीके में शॉर्ट में याद रखना, संसारण आपको लगना है अपनी लैंग्वेज में कहे तो काट लगना, जो अपन कहते हैं ना जंग लगना, वो याद रखना। संसारण की परिभाषा होगी जब कोई धातु वायु, आर्द्रता, नमी व अम्ल, अम्लीयता भी लिख सकते हो उसको, है ना। और वायु लिख दिया, आर्द्रता लिख दिया, नमी लिख दिया, जल भी लिख सकते हो आप, है ना, क्योंकि वायु और नमी, वायु में जो नमी होती है जलवाष्प की मात्रा एक तरीके से जल ही होता है। अम्ल के संपर्क में आने पर संसारित होने लगती है या उनका किनका, धातुओं का, उनका क्षय होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संसारण कहते हैं, ठीक है। जब कोई धातु वायु, आर्द्रता, नमी या अम्लीयता, अम्ल के संपर्क में आने पे क्या होने लगती है, संसारण होने लगती है, या उनका क्षय यानी टूटना, या उनकी जो जैसे ये सरफेस है ना, इसमें से छोटे छोटे लोहे पे जंग लगता है तो आपने देखा होगा, उनका क्षय होता है, क्षय होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, संसारण। अम्ल का एक क्वेश्चन आपके कि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही को क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसमें अम्लीयता होगी, और अम्लीयता होगी तो वो क्या कर रहा है, उनका क्षय कर रहा है। क्षय यानी अम्लीयता, यानी जो विष पदार्थ होता है ना, विषय पदार्थ बनाएगा, है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, संसारण किस किस को होता है ना। एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, लोहे का जंग लगना या बुरा पड़ना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना। लोहे पे जंग लगना आपने देख लिया होगा, गेट, खिड़की, दरवाजे, अधिकतर आपने देखा होगा जो लेट बात के गेट होते हैं ना, उसके जो गाँव में अधिकतर लोहे के होते हैं, यहाँ पे तो एल्यूमिनियम के बनते हैं, लेकिन जो लोहे के गेट होते हैं ना, उसके नीचे से देखा करो, जैसे ये गेट है, मान लो ये गेट है ना, तो ऊपर से तो वो शेप रहेगा, लेकिन यहाँ देखा करो यूँ टूटा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि वो हमेशा क्या हो रहा है, पानी के संपर्क में आ रहा है, पानी के छींटे लग रहे हैं तो वो संसारित होता है। चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना यानी कोई लॉकेट पहनते हैं ना, जैसे अंदर चौकी या लॉकेट पहनते हैं, वो चांदी का जब पसीने या अपने शरीर के साथ संपर्क करेगा, पसीना शरीर से होगा और वायु आर्द्रता सब ही है, तो क्या पड़ेगा, वो काला पड़ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत से महीने 2 महीने में चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है, ठीक है। तीसरा, तांबे पर
हरी परत का चढ़ना, या तांबा क्या हो जाएगा, हरा। जैसे कोई तांबे की वस्तु है या तांबे का लोटा है, उसको देखा करो, उसमें पानी भरा रहेगा, तो जहाँ जहाँ तक, जैसे मान लो ये लोटा है, ठीक है, यहाँ तक इसमें हमेशा पानी भरा रहता है, ऊपर से खाली, तो आप यहाँ देखा करो एक हरी हरी जैसे परत जम जाएगी, किस पे, तांबे पे। या तांबे के जो अधिकतर वायर होते हैं, जहाँ पे संधि होती है, जिसको अपन, जहाँ वायर दिख रहा है वहाँ देखा करो उसकी दीवार के आसपास हरा हरा स्पॉट हो जाएगा, यानी क्या हो रहा है, तांबा हरा पड़ रहा है, तांबे पे हरी परत चढ़ रही है, चांदी काली पड़ रही है, और लोहे पे जंग लग रहा है। ये तो क्या हो गए इसके एग्जाम्पल। अब अपन इधर ले सकते हैं, इससे बचाओ, बचा कैसे जा सकता है। और एक चीज, जो संसारण है ना, इससे जैसे मान लो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे घर में साल भर में मान लो 5 रुपए की, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो 5 रुपए की हानि होती है, किसके कारण, संसारण। होती तो बहुत सी है, लेकिन 5 रुपए की मान लो, ठीक है, मेरे घर पे। मेरी तहसील में कितनी होगी, मेरे राज्य में कितनी होगी, पूरे भारत में कितनी होगी, पूरे ऑल ऑफ एशिया में कितनी होगी, पूरे ऑल ऑफ विश्व में कितनी होगी। यानी ये अपने के लिए क्या हो रहा है, हानि। हानि तो कर रहा है भाई, ये जब मान लो एक जगह से 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो पूरे विश्व में कितने होंगे, बहुत, साल भर में क्या होगा, नुकसान। इससे बचने के लिए अपन ले सकते हैं, तो ऑयल पेंट, ऑयल पेंट का उपयोग कर सकते हैं धातु पे। ग्रीस या तेल का यूज करके, ठीक है। दूसरी, यशद लेपन होता है, एनोडीकरण भी होता है, इसी को मान लो आप, तो है ना, यशद उपकरण। दूसरा, जंगरोधी, जंगरोधी धातु का प्रयोग करके यूज। जंगरोधी यानी जैसे स्टील हुआ, स्टेनलेस स्टील हुआ, जिसपे जंग ना लगे, वैसी धातुओं का प्रयोग करके। चार हो गए, बहुत है, या और लिखाऊं, ऑयल पेंट करके, ग्रीस या तेल लगाकर, यशद लेपन करके, जंग या रोधी, जंगरोधी धातुओं का यूज करके। एक आता है रेड ऑक्साइड, मतलब कलर आता है वो इसी में आ जाएगा, ऑयल पेंट में रेड ऑक्साइड करते हैं अपन, जो भूरे कलर का होता है, एक तरीके से जंग का कलर का ही होता है, वो भी इसको बचाता है। चार हो गई। और एक चीज और लिख सकते हैं इसमें अपन, संसारण से बचने के लिए इन चारों की, मतलब वायु, आर्द्रता, नमी और अम्लीयता से दूर रखकर, भाई वायु के संपर्क में नहीं रखेंगे तो भी तो जंग नहीं आएगा। और जंग कब आएगा, जब वायु प्लस ऑक्सीजन सब कुछ होगा। ये भी नहीं है कि पानी में डाल दिया। आपने देखा होगा कील को महीने 2 महीने या किसी भी धातु को अपन पानी के अंदर रखते हैं, तो जो पानी, मान लो ये मेरे पास लोहे की कील है, इसको मैंने इतना पानी के अंदर रखा 3 दिन के लिए, तो नीचे का और ऊपर का दोनों में कलर में डिफरेंस हो जाएगा, देख लेना आप। नीचे जो पानी में है उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये हुआ अपना संसारण। इसमें और 4-5 ऐड कर सकते हो, परंतु अपने को वहाँ टाइम भी बचाना है। 4 लिखा, इधर भी 3 लिख दिया, बहुत है, ये 3 है। इसके आगे और बना सकते हो आप, परंतु अपने को ज़्यादा क्या करना है, लिखना यही है। आपको ये आना चाहिए, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, नमी, आम्ल आदि के संपर्क में आने पे क्या हो जाएगी, या वातावरणीय लिख सकते हो, और वाष्पीकरण भी लिख सकते हो ना, वाष्प के संपर्क, उनका क्षय होना लगता है, उसे क्या कहते हैं, संसारण। संसारण से क्या क्या प्रभाव होते हैं, लोहे पे जंग लगता है एग्जाम्पल में, चांदी का काला पड़ता है, और तांबे पर हरी परत चढ़ती है। इससे बचने के लिए ऑयल पेंट, ग्रीस या तेल का यूज करके, यशद लेपन, जंगरोधी, एनोडीकरण भी होता है, वो भी करके कर सकते हैं अपन, है ना। और भी इसके उदाहरण है। अब अपने पास चलते हैं अपन लास्ट पॉइंट पे, जो था अपने पास विकृत गंधिता, है ना। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता होती क्या है, इसमें आपको एक ध्वनियारी गंध, विकृत गंधिता, गंधिता, गंध गंध गंध, हाँ आपको याद रखना, ओनली फॉर गंध। इसमें लिखेंगे वसा युक्त, वसा युक्त या तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक, लंबे समय तक वायु के संपर्क
कार्य। वसायुक्त तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर, अब वायु के संपर्क में लिखा है मैंने यहाँ पे, अब है ना, आप ये भी लिख सकते हो वायुमंडल में खुला रखने पे, है ना। वसायुक्त या तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर उनके स्वाद तथा गंध, या यहाँ लिख सकते हो वायु के संपर्क में रखने पर उनका क्या हो रहा है, अपचयन, रखने पर उनका होने लगता है, जिससे उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। क्या आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। जैसे अपन कहें चिप्स की थैली होती है, वहाँ लंबे समय तक अगर उसको अपन खुली रख दे तो उसमें क्या होगा, गंध आने लग जाएगी, एक स्मेली गंध आती है ना, वो गंध आने लग जाएगी कि यार ये तो बहुत पुराना है। पुरानी दुकानों से अपन गाँव में अधिकतर लाते हैं जिसपे पुराना पैकेट रहता है, अपन एक्सपायरी डेट देख कर खाया करो। क्यों, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, उपचेत या उपचेत हो जाता है ना। अब चले अपन आगे, वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखने पर उनका क्या हो जाएगा, उपचेत हो जाएगा तथा उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन। ये वाली लाइन नहीं लिखोगे आप तो भी डायरेक्ट लिख सकते हो, वसा या तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद तथा गंध में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो इसके अब अपन बचाव देखते हैं। हुआ ये, आपको शॉर्ट एंड स्वीट्स में लिखना है हर चीज को, है ना, पर ये भी नहीं कि डायरेक्ट लिख दो कि विकृत गंध तथा गंध या स्वाद में चेंज आना। किसके में आ रहा है, वसायुक्त या तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक वायु के संपर्क या वायुमंडल के संपर्क में रखने पर उनका क्या हो जाएगा, उपचयित। क्या लिखा आपने, उपचयन, उपचयित भी लिख सकते हो उसको ना, उप, ठीक है, दोनों चीज एक ही है। यानी अपन ने जो उपचयन और अपचयन प्रक्रिया पढ़ी थी ना, ऑक्सीकारक वाली, ये वही है। होने लगता है उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आने लगता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इसीलिए जो चिप्स होती है अपने, चिप्स की थैली, चिप्स के थैली से ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन है भाई, कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। जो बचपन में अपन कहते थे ना कि यार कुरकुरे से ज़्यादा तो, चिप्स से ज़्यादा तो इसमें हवा भरी हुई है, वो हवा नहीं होती है। कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन से कम क्रियाशील है, यानी वो क्रिया नहीं करेगा ना। और ऑक्सीजन अपने को पता है उपचयन करने के लिए ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो ऑक्सीजन को अपन कम कर रहे हैं नाइट्रोजन भर के, है ना, ऑक्सीजन बिल्कुल निकाल रहे हैं। इससे भी बचाव कर सकते हैं अपन, क्या क्या, एक तो है वायुरोधी बर्तन, वायुरोधी बर्तनों का यूज करके, ठीक है। वायुरोधी हो गया, एक हो गया नाइट्रोजन वाला लिख सकते हो आप, नाइट्रोजन गैस युक्त दूसरा लिख सकते हैं अपन रेफ्रिजरेटर, शीतलन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसे अपन बोलते हैं ना। और वायुरोधी, यानी वायुरोधी को अपन जैसे वायु को
वायुरोधी जिसमें वायु नहीं है। वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो कहाँ से उपचयन होगा? नहीं होगा ना। तो वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करके नाइट्रोजन गैस युक्त भर के, मतलब जिस पात्र में नाइट्रोजन गैस हो वो पात्र का यूज कर सकते हैं अपन। ये हुआ ठीक है। ये 3 हो गए, और भी लिख सकते हो उसमें आप चाहो तो, पर 3 बहुत है ना। और भी बीच बीच में जब अपन इसके टेस्ट सीरीज डालेंगे ना तो उसमें अपन सारे को इंक्लूड कर लेंगे। ये हुआ अपना पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या क्या देखा एक बार वापस रिवीजन कर दे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास एक बनाऊंगा जो 15 या 20 मिनट की होगी, उसमें पूरा पार्ट कंप्लीट है ना। अपन ने पहले देखा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो देखा, उसके उदाहरण देखे और उससे होने वाले परिवर्तन देखे, ठीक है। उसके बाद समीकरण देखे, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हाँ, संतुलित से याद आया, एक आपके लिए एक क्लास और संतुलित करना सिखाएंगे, उसमें वो क्लास बनाएंगे अपन। नेक्स्ट क्लास वही ले लो शायद, तो जिसमें अपन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है। एलएचएस आरएचएस देखा, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, इसकी अभिक्रिया देखी। फिर अपन ने अभिक्रियाओं में चले थे, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। उसके अलावा अपन ने देखा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद देखा था अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, जो अभी उपचयन अभिक्रिया यहाँ पे आई भी गई है। और उसके बाद ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखी, अवक्षेपण देखा, संसारण देखा, और ये लास्ट विकृत गंधिता देखा। इसके अलावा भी कुछ बचेगा तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।